हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कट्टा है जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का 2025-2026 के एग्जाम के लिए आप स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आज, जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं, 18 फरवरी को आप स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। तो उसके लिए मैं जो आपको संख्या जो हमारा है, क्वेश्चन संख्या क्या है, मेरा 4 आएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर रहेगा। इससे पहले आप स्टूडेंट को मैं 3 क्वेश्चन पेपर कराए थे। ठीक है, ओबीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के 3 क्वेश्चन पेपर आपको मैंने करा दिया इससे पहले, और उससे पहले भी, और बिना सीबीएसई बोर्ड वाले। ठीक है, ऐसी बिना सिंपल सीबीडी मतलब कि आप बोलो तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होते हैं उसके रिलेटेड में भी मैंने आपसे इससे पहले मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो में बना चुका हूँ। कुल मिला के मेरे टोटल जो आएंगे 10 वीडियो मैंने बना दिए आएंगे आपसे स्टूडेंट के एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के फिजिकल एजुकेशन में से 70 में से 70 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो मैं ये वाला जो वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन पेपर है, और उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराएंगे, तीनों क्वेश्चन पेपर जो मैंने कुल मिला के मेरे 4 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। चारों क्वेश्चन का लिंक आपको मैं वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चारों क्वेश्चन पेपर को देख लेना। ठीक है, आपसे स्टूडेंट का मैं इतना गारंटी देता हूँ, आपका 60+ मार्क्स आपके अचीव हो जाएंगे आपके फिजिकल एजुकेशन करने में। सिर्फ 4 क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को आप, हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप 2 से 3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, चारों क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कराए हैं, जो आपके एग्जाम के में डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ चारों क्वेश्चन पेपर को अभी आपके पास में समय है। चारों क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन के आंसर को लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। बस वही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल 1% भी, 1% बोल सकते हो, 99% आपके उसमें से आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ये रहा हमारे सामने में एक क्वेश्चन पेपर आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं पहले बता दूं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 का है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 का आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, 2022 का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आपको पता है कि किसी भी बोर्ड एग्जाम हो जाए, 2025 का बोर्ड हो, 24 पे 23 हो, 22 हो, ठीक है भाई, कोई सा भी हो, क्योंकि उसके अंदर देखो जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक ही क्वेश्चन ना बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, क्लास की शुरुआत में बता देता हूँ, ये नहीं कि मैं बार बार बोलते रहूंगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसके अंदर के ना सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे 2 नंबर वाला हो, 3 नंबर वाला, 4 5 नंबर वाला हो, भाई सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम के में डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। ठीक है, तो आपको मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही एकदम सिंपल भाषा से समझाऊंगा, तो क्लास के अंदर में याद करा दूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर। बस ध्यान रखना, बस पूरा फोकस बना रखना इस वाले क्लास में, पूरा शुरू से अंत तक पूरा फोकस रहना बस। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आसनों का उपयोग रोकथाम के उपाय के रूप में किया जाता है। ठीक है, आसनों का उपयोग, जो भी हम आसन सब करते हैं भाई, रोकथाम के उपाय, रोकथाम मतलब कि रोकथाम के उपाय मतलब कि उपाय के लिए। ठीक है, मतलब कि हमारे रोगों के निवारण के लिए, ठीक है, रोगों के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, आसन का उपयोग करते हैं। तो बस वही लिखना है कि इसके बारे में हमारे को बताना है कि इसे कैसे, मतलब कि रोग का रूप, मतलब कि समस्या का हल कैसे होता है, वो हमारे को बताना है। ठीक है, चलो एक कई सारे एग्जाम्पल देखे, तो इसमें हम लिखेंगे, ये रहा हमारे आंसर ये सारे के। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर जो हम लिखेंगे, देखो उसमें आपको जो लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम इसके अंदर में 4 पॉइंट्स लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन 4 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, पहला हम लिखेंगे आसनों का उपयोग, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक में संचार, ठीक है, रक्त संचार प्रणाली में सुधार करता है, श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली में सुधार करता है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है, उत्सर्जन तंत्र को दक्षता प्रदान करता है। तो ये सब हमारे कई सारे क्या, हमारे लाभ ही लाभ है। ठीक है, हमारे आसन के ये सब क्या आएंगे, हमारे लाभ ही लाभ है। ठीक है, रोकथाम के उपाय, ये हमारे सारे सारे क्या है, रोकथाम के उपाय है ना। आसन हम करते तो ये सारे के सारे समस्या, इस सबसे ये सब हमारे जो तंत्र होता है, सारे सारे अंग होते हैं हमारे स्वस्थ होते हैं, जिससे कि हमारे रोग का रोकथाम होता है। रोकथाम का उपाय है ये, रोग का रोकने का उपाय है ये सारे सारे, बस यही चीज है। तो ये लिखना है हमारे को, 4 लिखना है कोई से भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, सक्रिय और निष्क्रिय लचक की भी हमारे को वाक्य करना है, सक्रिय निष्क्रिय। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ये रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, 1 सेकंड, ये देखो, यह सेकंड क्वेश्चन, सक्रिय लचक किसे कहते हैं। इसमें मांसपेशी को बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी ताकत का उपयोग करके एक निश्चित स्थिति में बनाए रखा जाता है। ठीक है, सक्रिय लचक किसे कहते हैं, इसमें हम मांसपेशी का, ठीक है, मांसपेशी को बिना किसी सहायता के, ठीक है, अपनी ताकत, खुद की ताकत से, खुद के शरीर के ताकत से ही एक निश्चित स्थिति में बनाए रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका है अपने पैर को ऊपर उठाना अपने बल पर। ठीक है, अपने पैर को, जैसे कि आप सीधे खड़े हो, अपने सीधे वाले पैर को आपने सीधे उठा लिया, या बाएं पैर को, कोई से भी पैर को सीधे अपने, हमने क्या करा, सीधे ऊपर उठा लिया, और अपने दम पे, किसी का भी हमने सहायता नहीं लिया। ठीक है, तो ये इसका हो गया, सक्रिय लचक हो गया ये। आगे बात करते हैं निष्क्रिय लचक।
निष्क्रिय लचक किसे कहते हैं? निष्क्रिय लचक वह है, ठीक है, वह है जिसमें किसी बाहरी बल जैसे कि सहारा या व्यक्ति की सहायता से खिंचाव में आराम किया जाता है। कहने का मतलब किसी भी हम क्या करते हैं, बाहरी बल इसके अंदर में क्या होता है, कोई इस तरह की निष्क्रिय लचक का जहाँ वहां पर होता है, कब निष्क्रिय लचक वहां पर होता है जहां पर हम कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर में हमारा क्या होता है, हमें एक किसी व्यक्ति की या किसी चीज की सहारे की जरूरत पड़ती है और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपना खिंचाव में आराम, हम क्या करते हैं अपने मांसपेशी को खिंचाव देते हैं, खिंचाव करते हैं, फिर उसके अंदर में ही हमारे के खिंचाव होने के कारण, स्ट्रेच होने के कारण हमारे को आराम मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया जैसे कि साथी की सहायता से खिंचाव वाले व्यायाम करना। ठीक है, खिंचाव मतलब स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम। ठीक है, तो ये हमारे को लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में हैगा बाह्य अभिप्रेरण। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देती है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देती है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे हमारे को ये बताना है कि कई सारे बाह्य अभिप्रेरण मतलब कि पुरस्कार हो गया, आपने किसी और आपको किसी ने प्रेरित कर दिया। ठीक है, तो भाई वो चीज तो हो गया, उसके जैसे कि आपको किसी ने पुरस्कार दे दिया, इस चीज मान चलो आपको स्कूल के अंदर में आपको क्रिकेट खेल रहे थे आप, उसमें आपको पुरस्कार मिल गया, बट आपको जो पुरस्कार आपको मिला क्रिकेट के अंदर में, आपकी रुचि है नहीं क्रिकेट के अंदर में, आपको मिल गया, तो आप उसमें कुछ समय तक क्रिकेट खेल खेलने लग जाओगे। ठीक है, बट आपका जो रुचि है फुटबॉल के अंदर में है, ठीक है, तो वो आपका जो उस खेल को ना आप किसी न किसी समय अपने क्रिकेट खेल को किसी न किसी कैंप खेल पे ना छोड़ दोगे। तो वही सेम चीज कहा जा रहा है कि भाई बाह्य अभिप्रेरण कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझाना, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तो इसका यहाँ से आंसर जो आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, देखो समझो, बहुत आसान क्वेश्चन आंसर है। देखो, बाह्य प्रेरणा उन व्यवहारों को संदर्भित करती है जो धनराशि, देखो मैंने बोला ना, धनराशि, प्रसिद्धि, ग्रेड या प्रशंसा जैसे बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होता है। ये सब ना आपके बाह्य अभिप्रेरण, बाहरी पुरस्कार होते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा होते हैं। और यहाँ यह सही है कि बाह्य प्रेरणा कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देती है। जैसे कि कोई खिलाड़ी या धावक वह अभिप्रेरणा जैसे कि किसी प्रोत्साहन या पुरस्कार के आकर्षण बस किसी गतिविधि को प्रारंभ कर देता है। ठीक है भाई, यहाँ पे पुरस्कार मिल रहा है आपको, ठीक है, पुरस्कार मिल रहा है, प्रोत्साहन से आपने किसी भी गतिविधि को शुरू कर दिया जिसमें आपकी रुचि नहीं है। ठीक है, तो परंतु पुरस्कार प्राप्ति के पश्चात वह उस खेल में अपनी रुचि को खो देता है और खेल छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमारे को देखो, अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देता है भाई। ठीक है, उसमें रुचि ही नहीं है भाई, छोड़ दिया उस व्यक्ति ने, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे को लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे में यही था कि भाई उसको रुचि था नहीं, बस फिर भी उसने किसके लालच में भाई, प्रोत्साहन के लालच में, पुरस्कार के लालच में, थोड़ी लालच लालच में उन्होंने करना शुरू कर दिया, और जिसके कारण उसको बाह्य अभिप्रेरणा मिला भाई, करना शुरू कर दिया, बस फिर आंतरिक, फिर इसके बाद में क्या, उसको छोड़ दिया उसने। आंतरिक अभिप्रेरणा है ही नहीं, अंदर से इंस्पायरिंग है ही नहीं, अंदर से भाई, अंदर से जो बोलते हैं ना, करने के लिए रुचि होता है वह है ही नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पड़ता है, दिव्यांग अक्षमता को परिभाषित करते करते हुए किन्हीं दो प्रकारों को सूचीबद्ध करना है। ठीक है, अक्षमता का परिभाषा देना है, और इसके दो प्रकार, मानसिक अक्षमता होता है, शारीरिक अक्षमता होता है, तो उसके दो प्रकार को हमारे को मतलब उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहले हम करते हैं अक्षमता। अक्षमता किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति में ऐसी कमी, किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति में ऐसी कमी, ठीक है, जो उसे सामान्य कार्य करने, निर्णय लेने व दैनिक गतिविधि को करने से रोकती है। ठीक, मतलब कि शारीरिक शारीरिक स्थिति, ठीक है, शारीरिक या मानसिक स्थिति के अंदर में कुछ न कुछ कमी है आपका, जिससे कि ना वह किसी, जिससे वह सामान्य कार्य, नॉर्मल जो कार्य होता है, या निर्णय निर्णय हो गया, ये दैनिक गतिविधि को करने में वह उसको रोकती है, करने नहीं देती। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो आगे करते इसके दो प्रकार हो गया हमारा, जैसे कि हमारा श्रवण अक्षमता, सुनने की अक्षमता, सुन नहीं पाते आप। ठीक है, अगर किसी को सुनने में कठिनाई हो या सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसको हम क्या कहते हैं? श्रवण अक्षमता कहते हैं। ठीक है, श्रवण अक्षमता कहते हैं। अगला है हमारा दृष्टि अक्षमता, देखने वाला। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को देखने में आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा पहुंच रही हो, तो इसको हम दृष्टि अक्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो इस तरह से हमारे को लिखना था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में, प्राथमिक चिकित्सा के किन्हीं दो उद्देश्य का वर्णन कीजिए। प्राथमिक चिकित्सा है, उसका किन्हीं दो वर्णन करना है। ठीक है, तो प्राथमिक जो चिकित्सा होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है भाई, देखो बताता हूँ, ये देखो, तो पहला क्या होता है? जीवन को बचाना। दूसरा होता है हमारा जीवन को बचाना, पीड़ित, ठीक है, पीड़ित की अवस्था को सुधारना, और बेहोशी के आने से बचाना, चोट अथवा बीमारी के प्रभाव को बढ़ने से रोकना, दर्द को कम करना। तो हमारे को जैसे कि हमारा ये हो गया, जैसे कि हमारे को किसी
किसी भी 2 पॉइंट का, हम किसी भी 2 पॉइंट को यहाँ पे कोई 2 पॉइंट को लिख करके इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है? 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बड़े-बड़े में लिखना पड़ेगा, जैसे कि जीवन को बचाना। हम लिखेंगे कोई किसी प्रतियोगिता के अंदर में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लग गया है, प्राथमिक चिकित्सा है, उससे क्या करेगा, उसको व्यक्ति को जहाँ पे भी चोट लगा उसको क्या करेगा, उसका इलाज करेगा, उसे इसकी जान बचाएगा। तो ऐसे करके थोड़ा-सा ना हमारे को स्ट्रेच करना है, इस पॉइंट को थोड़ा-सा ना बढ़ा करके लिख देना है बस। आगे एक और बता देता हूँ, जैसे कि चोट बीमारी के प्रभाव को बढ़ने से रोकना या दर्द को कम करना, पीड़ित की अवस्था को सुधारना, ठीक है? जैसे कि मैं एग्जांपल से एक और हो गया, चल सेकंड लेते हैं हम, चलो ठीक है? पीड़ित की अवस्था को सुधारना, किसी व्यक्ति के मान के चलो किसी व्यक्ति को ना खेलते समय पे भाई पैर मुड़ गया, प्रतियोगिता के अंदर में पैर मुड़ गया, या भाई हम बोलते हैं ना, चल छोड़ो हटाओ, अपने सब बताता हूँ। हम प्रतियोगिता खेलते समय पे किसी बच्चे, किसी प्रतियोगी, किसी प्रतिभागी, कोई भी प्लेयर का ना उसका क्या हो गया, पैर के अंदर में भाई मान के चलो ज्यादा क्या बोलूं, डीप में जाऊंगा। चलो हड मार के पैर के अंदर में क्या हो ना, पैर के अंदर में जिसको ये हड्डी है ना, उसको ये हड्डी में क्या लगा, चोट लग गया, ठीक है? तो हड्डी में चोट लग गया और हम उसको देख रहे हैं कि वो व्यक्ति चल ही नहीं पा रहा है हमारे प्लेग्राउंड पर। तो उसको व्यक्ति को उस व्यक्ति को जा करके उसको पहले तो पट्टी-वट्टी करना, उसको जो पैर पे चोट लगा उसको दवा पहले सेकना, पानी-वानी से, जैसे कि पानी से सेकना या पट्टी-वट्टी करना, इसमें मूव लगाना, ठीक है? फिर देखना कि वह सही से क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है सब। तो ये अब उद्देश्य है लिखना है, बस सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पे समन्वय संबंधित योग्यता, ठीक है? समन्वय संबंधित योग्यता के 2 प्रकारों को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है? देखो समन्वय, समन्वय का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है? और समन्वय का मतलब आप इस सिंपल से शब्द में बोल सकते हो तालमेल, ठीक है? क्या बोलोगे? तालमेल, ठीक है? अब ये तालमेल किस चीज की होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। तालमेल होता है ये हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है? तंत्रिका कोशिका प्लस में हमारा मांसपेशी का तालमेल, किसका, हमारा संधि का तंत्र और हमारा मांसपेशी दोनों को दोनों आपस में बढ़िया तरीके से काम करते हैं, तभी जाके हमारा क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन जो रहता है हमारे समन्वय, वो है हमारा सही रहता है, ठीक है? तो वही देखो, समन्वय संबंधित योग्यता के 2 प्रकार, समन्वय संबंधित जो योग्यता होता है, ठीक है, उसके 2 उचित उदाहरण, ठीक है, 2 प्रकार को उचित उदाहरण से समझाना। चलो करते हैं। देखो, तो इसमें पहला हमारा है प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया योग्यता, ठीक है? यह प्रतिक्रिया योग्यता हमारे किसके कारण ही हो पाता है, समन्वय के कारण ही हो पाता है। अगर समन्वय नहीं होगा तो प्रतिक्रिया योग्यता हो कर ही नहीं पाएगा कोई भी। जैसे कि देखो एग्जांपल से, यह किसी संकेत पर त्वरित प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है, संकेत पर, ठीक है? जैसे कि मान के चलो आपके सामने से ना, आपके सामने से ना बॉल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको कैच करोगे ना। जैसे कि मान के चलो सामने से बॉल आ रहा है और आपके ऐसे लग रहा है कि ना आपके मुंह पे ही लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको हाथ फटा से हाथ ऐसे करके रोकोगे ना उससे। तो वही सेम चीज हो गया, एग्जांपल हो गया। आगे देखो ये है, ये योग्यता 2 प्रकार की होती है, साधारण और जटिल। इसको छोड़ देना, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना। आगे उदाहरण दे देना सीधे, 100 मीटर की दौड़, बस यहां से लेकर के यहां तक लिखना और 100 मीटर की दौड़ लिख देना। अगला हमारा संतुलन योग्यता, यह स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था के दौरान संतुलन बनाए रखने की योग्यता है। उदाहरण के लिए वाटर वाटर, ठीक है, वाटर स्कीइंग और बैलेंसिंग बीम पर असंतुलन बनाना, ठीक है? बैलेंसिंग बीम होता है, उस पे आपने देखा ही होगा। तो ये हमारी चीजें हैं। आगे हमारा और भी कई सारे हैं इसमें एग्जाम्पल से, जो भी आपको आसान लगे 2 याद कर लेना, ठीक है? 2 याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। और कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, तो डाउट्स हो कुछ भी हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे सामने में 7 है, स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार एएचडी के लक्षण बताइए, ठीक है? स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार एएचडी के लक्षण हमारे को बताना है। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। चलो, ये पहले विकार होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, इस विकार के बारे में समझ लो, ठीक है? स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार होता क्या है? ये जो विकार होता है ना आपका, एक तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार होता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित हमारा विकार विकार होता है, ठीक है? समझ में? तंत्रिका तंत्र तो सबको पता है ना, जो हमारे से शरीर के अंदर में बाहरी सूचनाओं को, जो हमारे बाहरी सूचनाओं को शरीर के हमारे मस्तिष्क तक, ठीक है, हमारे शरीर के मस्तिष्क तक ले जाता है, ठीक है? जो बाहरी सूचनाओं को शरीर के मस्तिष्क तक ले जाता है, ठीक है? तो इसको तंत्रिका तंत्र द्वारा ही होता है। तो ये हो गया। आगे करते हैं, इसके लक्षण क्या है हमारे को बताना है, ठीक है? जस्ट 1 सेकंड प्लीज। देखो इसके लक्षण क्या है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, इसके जो लक्षण के अंदर में आपको ना 4 लक्षण याद होने चाहिए, ठीक है? 4, 2 नंबर क्वेश्चन है तो 4 लक्षण आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है? पहला हमारा क्या है, वार्तालाप में कठिनाई होना, ठीक है? वार्तालाप के अंदर में कठिनाई होना। दूसरा हमारा एक ही व्यवहार को बार-बार दोहराना, ठीक है? जैसे कि आपने एक ही चीज को बार-बार, एक ही चीज को ना बार-बार बोले जा रहे हो, ये हो गया।
सेकंड हमारा है कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त ना कर पाना। फोर्थ हमारा आंखें मिलाने से कतराना। फिफ्थ हमारा एक ही वस्तु को बार बार छूना। ठीक है, मित्रों का सीमित दायरा। ठीक है, तो ये सब हमारे कई सारे इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, कई सारे आसान आसान है, कोई भी आपको चार लिखना है इसके अंदर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एट्थ है, सहन क्षमता का निर्धारण करने वाले किन्हीं दो शारीरिक, ठीक है, शारीरिक क्रियात्मक कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सहन क्षमता का निर्धारण, सहन क्षमता समझते हो, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोरेंस कहते हैं। तो सहन क्षमता मतलब कि देखो मैं आपको अभी मतलब समझा दूंगा। तो सहन क्षमता को प्राय यहाँ पे, लेकिन निर्धारण मतलब सहन क्षमता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए कोई हमारे किन्हीं दो शारीरिक क्रियात्मक कारकों, शारीरिक कारकों मतलब कि किन से, जो कौन से ऐसे शारीरिक कारक होते हैं जिसके द्वारा हमारी सहन क्षमता क्या है, बनी रहती है। ठीक है, वह हमारे को बताना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंट कम से कम लिखना होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, इसमें लिखा होना चाहिए। ये रहा। तो सहन क्षमता समझ लो, मैं आपको समझा दूं सहन क्षमता किसे कहते हैं। बिना थके या थकान महसूस किए, ठीक है, किए बिना, यहाँ पे बिना भी लिखना था, किए बिना लंबे समय तक शारीरिक शारीरिक या मानसिक कार्य को करने की क्षमता। ठीक है, बिना थकान, बिना थके या बिना थकान महसूस किए किसी, ठीक है, किए लंबे समय तक, ठीक है, किए बिना लंबे समय तक शारीरिक या मानसिक कार्य करने की शरीर की क्षमता। आगे कहते हैं सेकंड हमारे इसके लिखेंगे हम, इसके बारे में अब दो लिखना था हमारे को, कहते हैं तो हम लिखेंगे शारीरिक स्वस्थता। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य है। तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका सही रहेगा तो आपका सहन क्षमता भी क्या रहेगा, आपका सही रहेगा ना। तो वही शारीरिक क्रियाएं, ठीक है, शारीरिक क्रियात्मक हमारे को कारक लिखना है। तो हमारे शारीरिक जो हमारे शरीर से रिलेटेड में कौन सा आएगा, शरीर का स्वास्थ्य है। ठीक है, तो व्यक्ति की सामान्य शारीरिक स्थिति जैसे कि हमारे हृदय, फेफड़े, मांसपेशी की क्षमता सहन क्षमता को प्रभावित करती है। अगर हमारे जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये हमारे जो अंग हैं वह हमारे सही नहीं होंगे, तो जिससे हम, अगर ये हमारे सही नहीं होगा तो हमारी सहन क्षमता भी क्या होगा, सही नहीं होगा। सेकंड हम लिखेंगे व्यायाम की नियमितता। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हमें सहन क्षमता जो है मेरा सही बने रहेगा, सही से बने रहेगा नहीं ना। तो व्यायाम की नियमितता, नियमित व्यायाम करने से शरीर की ऊर्जा उत्पादन क्षमता और सहनशीलता बढ़ती है, जिससे सहन क्षमता में सुधार होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे को लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रतिरोधक विद्रोही विकार ओडीडी के किन्हीं 4 कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बताइए जो ओडीडी हमारा प्रतिरोधक विकार पहले होता क्या है, हमको समझा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रतिरोधक प्रतिरोधक विद्रोही विकार, जो मतलब बच्चों में जिद्दी, गुस्सेले और बात ना मानना एक जटिल विकार होता है। ठीक है, बच्चों के अंदर में एक जद्दी, गुस्सेला, जिद्दी हो गया, गुस्सेला हो गया, गुस्सेले स्वभाव हो गया, बात ना मानना हो गया, एक जैसी क्या होता है, विकार होता है, बीमारी जैसा होता है ये। ठीक है, थोड़ा सा बीमारी जैसा होता है। तो इसके 4 लक्षण, इसके 4 कारण क्या होते हैं। एक तो अनुवांशिक कारक, जैसे कि हमारे किसी आपके परिवार के सदस्य के न किसी न किसी को ये बीमारी होगी, तो अनुवांशिक कारक आपको मिला हो वो चीज। ठीक है, जन्मजात जैविक कारक, जन्मजात मतलब कि जैसे आपने जन्म लिया वैसे जन्म से ही आपके पास में हो ऐसा। ठीक है, आपने जन्म लिया, जन्म लेते के समय पे आपके कुछ ना कुछ अपने शरीर की क्रियाओं के शरीर के अंदर में कुछ ना कुछ कमी आ गई, रसायन के अंदर कुछ ना कुछ में कमी आ गई, जिसके कारण आपका हुआ। सामाजिक कारक भी आपके हो सकते हैं, आसपास के माहौल के कारण भी आप हो सकते हो। ठीक है, बच्चों का स्वभाव, मनोवैज्ञानिक कारक, बच्चों का स्वभाव होता है वह भी इसका कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारक, या तो ये दोनों में से कोई एक। पारिवारिक वातावरण आपका सही नहीं है तो बच्चे भी गुस्से होते रहेंगे। ठीक है, पारिवारिक से जो जैसे कि परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहना। ठीक है, ये सब चीजें। तो ये इसके 4 कारण थे, 5 कारण लिख रहे हैं, कोई भी 4 आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में खंड बाय स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा आक्रामकता को परिभाषित करते हुए किन्हीं 2 आक्रामकता के प्रकार का हमारे को चर्चा करना है। आक्रामकता बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो आक्रामकता क्या होता है मैं समझाता हूँ। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ये देखो आक्रामकता का मतलब समझाता हूँ। देखो आक्रामकता एक प्रकार का क्या होता है, व्यवहार होता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना और अपने लक्ष्यों को पूरा करना होता है। ठीक है, आक्रामकता क्या है, एक तरह का क्या आपका व्यवहार है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है, जिसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना और, ठीक है, जिसका उद्देश्य आपका नुकसान पहुंचाना, या यहाँ पे या लगाओगे, या अपने लक्ष्यों को पूरा करना होता है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अब हम। ये रहा, तो हम लिखेंगे पहला हमारा आएगा शत्रुता। ठीक है, इसके 2 प्रकार, हमारे को 2 प्रकारों के बारे में वर्णन करना है। तो पहला हम लिखेंगे शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता क्रोध से प्रेरित होकर होकर की गई प्रतिक्रिया से संबंधित होती है। मतलब कि आप गुस्से में हो तो उसने आपने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया, मतलब कि दूसरे को मार, कुछ हाथ उठा दिया, दूसरे के ऊपर में हाथ उठा दिया, जिसको गाली दे दिया, ये सब चीजें। ठीक है, जिसका उद्देश्य
मात्र किसी को नुकसान पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, इसको हटा दो। ठीक है, यह नियोजित प्रतिक्रिया और आवेशवश भावनाओं से ओतप्रोत होती है। आप मैं इतना बोलना चाहता हूं ना, बस यहां से लेकर के यहां लिख देना, यहां से लेकर के सिर्फ और सिर्फ यहां तक लिखना, बस बात खत्म। आगे करते हैं सहायक। सहायक और आक्रामकता, ये सहायक या निमित्त आक्रामकता। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना परिभाषा के अंदर में आपको दो चीज मैंने बताया था। एक तो ये क्या होता है अपना नुकसान पहुंचाने के लिए भी होता है आपका, सहायता अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो देखो, तो इस प्रकार की आक्रामकता मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। खिलाड़ी इस प्रकार की आक्रामकता से विरोधी को चोट पहुंचाता है क्योंकि वह अपने विजय की संभावना को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो आप इसमें मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, एक एक नंबर वहां से मिल गया, एक नंबर यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स भी लिखने पड़ेंगे यार, एग्जांपल्स नहीं लिखोगे, एक जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ बस, यहाँ से यहाँ तक लिखना, बस सहायक से यहाँ से यहाँ तक लिखना, बस बात खत्म। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 11th। दिव्यांगता अक्षमता शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति से संपर्क करते हुए किन्हीं 4 दिव्यांगता अक्षमता शिष्टाचारों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, अब बात सुनो, इसके अंदर में जो हमारे पास में होता है ना, इसके अंदर में जो हमारे पास है दिव्यांग अक्षमता शिष्टाचार, मतलब दिव्यांग बच्चों से बात करते समय पे इसको शिष्टाचार मतलब है कि भाई इसको कैसे बात करते हैं, कैसे बात नहीं करते हैं, वैसा हमारे को लिखना। चलो करते हैं, देखो, तो यही है दिव्यांग अक्षमता शिष्टाचार का जो अर्थ है, मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिखेंगे। विशेष दिशा निर्देश के एक समूह से है, क्या है शिष्टाचार का अर्थ? विशेष, ठीक है, दिशा निर्देश एक समूह से है जो विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों से संपर्क करने से संबंधित है। ठीक है, बताइए कि इसके अंदर में शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार के अंदर में कई सारी बातों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उनसे कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातें करनी है, ये सब चीजें रूल्स होते हैं, एक तरह से मान सकते हो। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक लिखना है। आगे करते हैं, आगे करते हैं इसको मत लिखना। आप बात करते हैं अक्षमता शिष्टाचार। ठीक है, अक्षमता शिष्टाचार, इसके बारे में 4 बोला था ना, 4 हमारे को कोई से भी याद होना चाहिए, जैसे कि दोनों ओर से ठीक है, दोनों ओर से समान, यहाँ पे समान वार्तालाप होना चाहिए, समान वार्तालाप होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति से सीधे वार्तालाप करना। ठीक है, उसके साथ अपना तत्व की भावना रखना। यदि आवश्यक हो तो संचार उपकरण जैसे कि संचार पुस्तिका या संचार यंत्रों का उपयोग करना। उससे धीमी आवाज में किंतु स्पष्ट वार्तालाप करना। उसे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय देना। वार्तालाप में शालीन भाषा, सिंपल भाषा का उपयोग करना। उसके ठीक है, उससे आंख से आंख मिला के बात करना, कठोर ना होकर उसके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, 4 चीजें हमारे याद होना चाहिए, इसको बात करते समय पे कैसे आप खुद से भी बना बना के लिख सकते हो हर एक चीज का आंसर। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आएंगे उसमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी बना बना के लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पे आता है, किन्हीं 2 प्रकार की अस्थि चोटों का चित्र बनाकर, ठीक है, बनाकर उसके प्रबंधन का वर्णन करना है हमारे को। ठीक है, और सी का दृष्टि वाले बच्चों का किन्हीं 2 अस्थि चोटों व उनके प्रबंधन के बारे में हमारे को लिखना है। ठीक है, तो अस्थि चोटों के बारे में, उसके प्रबंधन के बारे में वही सेम चीज हो गया। तो क्वेश्चन ऊपर वाले करते हैं, देखो चित्र कैसे हैं, चित्र के बारे में समझाता हूँ। आपको मैं पहले तो इसमें पूछा क्या था, फ्रैक्चर वो था ना, अस्थि चोटों का चित्र बनाना है। तो इसमें मैं अस्थि चोट मैंने लिए चित्र बना दिया है। चित्र मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, बट आप ऐसे बना सकते हो। इसमें आपको कैसे मैं आपको ना 4 4 8 16 तरह के जो फ्रैक्चर्स है आपको मैं दिखाता हूँ। ये इंग्लिश मीडियम में आपको नाम लिखे हुए दिख रहे होंगे, आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, आगे दिखा दूंगा मैं इसको क्या कहते हैं। तो इसमें से किसी भी कितने का बनाना था हमारे को, किन्हीं 2 का बनाना था, तो 2 का आप बना देना। ठीक है, ये रहा, ये आपके, और इसको हिंदी में किसको क्या हिंदी में कहते हैं वह भी मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में अब क्या पूछा जा रहा है, उनके प्रबंधन का वर्णन करना है हमारे को, प्रबंधन का वर्णन करना है। चलो करते हैं, चलो ठीक है। तो आपका प्रबंधन का बनना, हमने चित्र बनाना, जो बच्चे चित्र बनाएंगे चित्र बनाएंगे। बाकी 2 प्रकार के अस्थिभंग छोटो अस्थि चोटो व उनके प्रबंधन के बारे में, तो इसमें सेकंड वाले का भी आंसर, दोनों का भी आंसर, इसको प्रबंधन का तो आगे बता दूंगा मैं आपको। चलो करते हैं, तो नाम कौन कौन से अस्थि आपके भंग होते हैं? 5 तरह, ये जो आपके 4 तरह के अस्थि भंग है, ग्रेनिस्टिक, तिरछा फ्रैक्चर, ठीक है, ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, तिरछा फ्रैक्चर, अनुप्रस्थ फ्रैक्चर और बहुखंड
फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का मतलब वो होता है अस्थि भंग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें से अब मैं दो का हमारे को प्रबंधन के जो दो फ्रैक्चर के प्रबंधन के बारे में बताना था, तो दो फ्रैक्चर के बारे में तो प्रबंधन कैसे करेंगे, उसमें सुधार कैसे करेंगे, तो मैं पहले बात करूं बहुखंड अस्थि भंग। बहुखंड का अस्थि भंग का मतलब होता है कि भाई हड्डी का ना बहुत टुकड़े में टूट जाना, ठीक है। तो पहला इसका है अस्थि भंग क्षेत्र के ऊपरी व निचले भाग को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर उपयोग करते हैं। इसमें जो हड्डी टूट जाता है आपका, तो भाई ऊपर और नीचे का जो हिस्से को भाई स्थिर रखने के लिए प्लास्टर का उपयोग करते हैं। सेकंड हमारा चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह से दर्द निवारक दवा का उपयोग किया जाता है इसमें। थर्ड हम लिखेंगे अस्थि के सामान्य अवस्था में आने पर फिजियोथेरेपी की जाती है। फिजियोथेरेपी का मतलब तेल मालिश हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये इसके सुधार के उपाय हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट का करते हैं हमारे तिरछा अस्थि भंग के सुधार के उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला हम लिखेंगे अधिकांश तिरछा अस्थि भंग के उपचार के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकंड हम लिखे ठीक है, अत्यधिक क्षति होने पर धातु की छड़, ठीक है, पेचों का इस्तेमाल कर अस्थि को स्थिर किया जाता है। थर्ड हमारा है अस्थि के सामान्य अवस्था में आने पर फिजियोथेरेपी की जाती है। आप सामान्य अवस्था में आ जाने फिजियोथेरेपी और तेल मालिश का ये सब किया जाता है। तो ये हमारे इसके सुधारने के चार तीन उपाय हैं। इसके सुधारने के तीन उपाय हो गया, और हमारे को नाम लिख रहा था, नाम लिख दिया, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को चित्र दिखाना था, चित्र बना था, तो चित्र भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने चित्र भी आपको मैंने दिखा दिया है। तो बस, तो आज की क्लास के अंदर हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूं आपको यहाँ तक क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो हर एक क्वेश्चन बड़ी तरीके से समझ में आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट वाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।